नमस्कार दोस्तों, बीके टारगेट प्लस में आपका स्वागत है। यहाँ हम लोग देख लेते हैं हिंदी व्याकरण का एक न्यू चैप्टर हम लोग देखेंगे वर्णमाला। और ये जो होगा वर्णमाला से जो होगा मेरा पार्ट 1 वीडियो होगा। और वर्णमाला से जो है यहाँ जो है प्रीवियस क्वेश्चंस को लिया गया है। ताकि आपको एक नया आइडिया भी लगेगा कि एग्ज़ाम में कैसा कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो अगर उसमें हिंदी से प्रश्न पूछा जा रहा है, हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो 2 से 3 प्रश्न जो है वर्णमाला से देखने के लिए यहाँ से मिल जाता है। अब देखिएगा, विभिन्न एग्ज़ामों में जो है विभिन्न आयोगों द्वारा जो है स्वर व्यंजन या वर्णमाला से जो भी क्वेश्चंस पूछा गया है वैसे क्वेश्चन का यहाँ पर आपको डिस्कशन मिलने वाला है। तो यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको पूरा क्वेश्चंस का लाभ मिल सके। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं वर्णमाला से जो है हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं वर्णमाला से पहला क्वेश्चन देख लीजिए। बहुत ही इजी प्रश्न है लेकिन कई बार पूछा हुआ है। ये 2014 में, 9 में और 2023 में पूछा गया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसे हम लोग बोलते हैं वर्ण बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यदि आपसे कहे कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई को क्या कहा जाता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई को क्या कहा जाता है? तो आप याद रखेंगे, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई को हम लोग बोलते हैं शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, अगर कहे कि हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितना है तो याद रखिएगा वर्णों की कुल संख्या कितना है जी? 52 है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग है? ध्यान रखिएगा कि अनुनासिक किसे कहा जाता है। तो जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा जो है नाक और मुंह दोनों से निकलती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनुनासिक बोलते हैं। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा जो है नाक और मुंह दोनों से निकलती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? अनुनासिक कहते हैं। तो ऐसे शब्दों को, अनुनासिक वाले शब्दों को आप कैसे पहचानेंगे? तो किसी भी शब्द के ऊपर अगर चंद्रबिंदु दिया रहता है तो वो जो होगा आपका अनुनासिक का उदाहरण हो जाएगा। जैसे ऑप्शन में देख लीजिए, चांद यहाँ पर लिखा गया और सांस लिखा गया है, ये अनुनासिक का इसमें क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो अंग है और जो अ है ये जो है अयोगवाह वर्ण है। कैसा वर्ण है जी? अयोगवाह वर्ण है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण हैं, यानी कि कंठ से किस वर्ण का उच्चारण होता है? तो ऑप्शन के अनुसार इसमें देखिएगा, ग और घ का उच्चारण किससे होगा? कंठ से। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आप याद रखेंगे, क वर्ग में जितने भी वर्ण आएंगे सबका उच्चारण जो होगा कंठ से होगा। इसके अतिरिक्त ध्यान दीजिएगा, जो अ का उच्चारण होता है कंठ से ही होता है, आ का उच्चारण जो होता है कंठ से ही होता है, और ह का उच्चारण भी कंठ से होता है, और ये विसर्ग का उच्चारण भी किससे होता है? कंठ से होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है? कह रहा है कि किस व्यंजन के उच्चारण से जो जिह्वा है यानी कि जीभ है वो तालु से नहीं टकराती है। इसके कहने का मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब यहाँ पर ये स्पष्ट किया गया है कि किसका उच्चारण जो होता है तालु से नहीं होता है। किसका उच्चारण तालु से नहीं होता है? तो ध्यान रखिएगा, ज का उच्चारण जो होता है तालु से होता है, च का उच्चारण भी तालु से होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी वर्ण जो होगा च वर्ण के अंतर्गत आएगा। च वर्ण के अंतर्गत कितना वर्ण आता है? तो 5 वर्ण आता है। जैसे च, छ, ज, झ, ञ। इस पांचों वर्ण का उच्चारण किससे होगा? तो तालु से होगा। इसके अतिरिक्त आप ध्यान दीजिएगा, जो य होता है और जो तलावे श होता है इसका भी उच्चारण स्थान किससे होता है? तो तालु से ही होता है।
इसके बाद जो छोटी ई और जो बड़ी ई होती है, इस दोनों का उच्चारण स्थान भी किससे होता है? तालु से होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक बार और बता दे रहे हैं, जो भी च वर्ग में वर्ण आएगा उसका उच्चारण स्थान तालु होगा। य और तलावे स का उच्चारण स्थान तालु होगा। छोटी ई और बड़ी का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु होगा। तो कह रहा है कि तालु से किसका उच्चारण स्थान नहीं होता है? तो आपका घ का नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ पर ज का उच्चारण स्थान तालु से होगा, च का भी तालु से, तलावे स का भी तालु से होगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, घ का उच्चारण स्थान किससे हो जाएगा? कंठ से हो जाएगा। घ के अलावा ह का भी उच्चारण स्थान कहे तो कंठ ही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। 5 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है? कौन सा समूह जो है सही नहीं है? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो प्रश्न उठाया गया है उच्चारण स्थान से उठाया गया है। तो देखिएगा, मूर्धन्य से जो होता है, मूर्धन्य से ट वर्ग का उच्चारण होता है। किसका होता है? ट वर्ग का उच्चारण होता है। यहाँ जो है ओष्ठ से किसका होता है? प वर्ग वाला। तो ये बिल्कुल क्या है? ये सही है। यहाँ देखिएगा, कंठ से किसका उच्चारण होता है? तो क वर्ग वाला का उच्चारण होता है। बिल्कुल क्या है? सही है। यहाँ पर कह रहा है कि सही नहीं है, यानी कि जो गलत होगा वही क्या होगा? आपका सही आंसर होगा। तो देखिएगा, मूर्धन्य से जो होता है ट वर्ग वाला होता है, यानी कि ये च वर्ग का है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत है। तो जो गलत है वही सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा 5 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, वत्सर्य व्यंजन माना गया है न को, ल को, और र को और स को। तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। ये च छ ज झ लिखा है, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा जी? तालु हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होगा 6 नंबर, ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में है? तो ओष्ठ वर्ण कौन होता है? तो प वर्ग वाला जो होता है ओष्ठ वर्ण होता है। तो देखिएगा, प वर्ग वाला कहाँ दिया है? तो ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया हुआ है, प फ ब भ। तो ऑप्शन नंबर 1 ए ही सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन, और तीसरा जो होता है ऊष्म व्यंजन होता है। अब आपसे पूछ रहा है कि अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो याद रखिएगा अंतःस्थ व्यंजन की संख्या जो होती है 4 होती है। 4 में आप याद रखिएगा य, र, ल और व। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्न में से कौन से हैं? संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्न में से कौन से हैं? तो ध्यान रखिएगा, संयुक्ताक्षर व्यंजन का मतलब ये होता है जब दो व्यंजनों के मेल से अगर कोई अक्षर का निर्माण होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं संयुक्ताक्षर अक्षर बोलते हैं। जैसे याद रखिएगा, छ, त्र, ज्ञ और स्र जो है संयुक्ताक्षर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। जैसे आपको हम बताए भी हैं कि छ किन किन वर्णों के मेल से बना है, तो क, हलंत, धन, स के मेल से क्या बना है? छ बना है। उसी प्रकार से त्र जो बना है त, हलंत, धन, र के मेल से बना है। ज्ञ जो बना है ज, हलंत, धन, य के मेल से बना है। स्र जो बना है स, हलंत, धन, र के मेल से बना हुआ है। यानी कि यहाँ पर दो व्यंजन मिल रहे हैं तो संयुक्ताक्षर का निर्माण हो रहा है। याद रखिएगा, दो व्यंजन के मिलने से जो अक्षर बनता है उसी को हम लोग संयुक्ताक्षर व्यंजन बोलते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 कह रही ख और घ ध्वनि किस प्रकार की है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन के अनुसार जो है उत्तर देना है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे जो है किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है आपका जो होता है महाप्राण के अंतर्गत आता है। महाप्राण वर्ण के अंतर्गत आता है। दूसरा चौथा का मतलब क्या है? जैसे हम क वर्ग वाला आपको लिख रहे हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंग।
तो इसको इतना को हम लोग क्या बोलेंगे, क वर्ग बोलते हैं। तो इसमें दूसरा और चौथा वाला क्या होता है, महाप्राण होता है। तो देखिए दूसरा ख है और चौथा क्या है, घ है। तो ये दोनों जो है कैसा वर्ण है जी, महाप्राण वर्ण है। ये पूछा था यही कि ख और घ कैसा वर्ण है, तो क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा 9 का राइट आंसर हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, यदि आपसे महाप्राण वर्ण पूछता है तो किसी भी वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है महाप्राण का ट्रिक होता है, आप इसको रट लेंगे। दूसरी बात, अगर अल्प प्राण पूछता है तो याद रखेंगे किसी भी वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है अल्प प्राण का एग्जाम्पल्स होता है। तो इस ट्रिक को याद रखेंगे, 1, 3, 5 अल्प प्राण के लिए और 2, 4 जो है महाप्राण के लिए आप याद रखेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 10 नंबर देख लीजिए। 10 कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण किस प्रकार के हैं। तो अभी बताए थे आपको कि प्रथम वाला आ जाए चाहे द्वितीय वाला आ जाए। प्रथम और द्वितीय की बात किया है तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप बदल गया है। याद रखिएगा, प्रथम और द्वितीय आ जाए तो तब आपका जो होगा अघोष वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, अघोष वर्ण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम और द्वितीय आ जाए तो किसका पहचान होगा, अघोष का होगा। और घोष का पहचान याद लिख लीजिए, 3, 4, 5 यानी किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है तो घोष या सघोष का क्या होता है, ये पहचान होता है। इस ट्रिक्स के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। जैसे पूछा जाए कि ग जो है घोष है कि अघोष है, तो ग जो है 3 नंबर में आ रहा है, तो 3 नंबर में आ रहा है तो घोष हो जाएगा, घोष वर्ण हो जाएगा। ऐसे आप पहचान सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। एक से अधिक वर्ण जब मिलेंगे तो उससे हम लोग क्या कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो है क हलंत धन अ, क भी क्या है, वर्ण है और अ भी वर्ण है। पूछा जाए कि क हलंत कैसा वर्ण है, तो ये व्यंजन है और ये जो है आपका स्वर वर्ण है। तो जब दो व्यंजन यहाँ पर मिलेगा तो क्या बनेगा, ये पूरा क बन जाएगा। क्या बन रहा है, क। तो पूरा जो क है ये क्या है, व्यंजन है। यानी कि एक से अधिक वर्ण के मेल होगा तो क्या बनेगा, व्यंजन बनेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। 11 का सी हो जाएगा। याद रखिएगा, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। तो यहाँ व्यंजन की संख्या पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, व्यंजन की संख्या जो होती है 33 होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आप याद रखेंगे कि स्पर्श व्यंजन की संख्या जो होती है 25 होती है। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होगा और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होंगे उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, स्वर बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 13 का बी हो जाएगा। और स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा 5। व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेकिन आपको हम बताए थे कि विसर्ग ऐसे लिखते हैं, तो विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो कंठ हो जाएगा। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। तो अभी आपको बताया था कि अल्प प्राण के लिए 135 याद रखना है, 1, 3, 5। तो यहाँ देख लीजिए ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, तो 3 नंबर पर ग आता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको हम महाप्राण का ट्रिक क्या बताए थे, महाप्राण का याद रखना है 2 और 4, किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है आपका क्या होता है, महाप्राण होता है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, और ये 2018 में पूछा गया है। कह रहा है 15 नंबर कि निम्न में घोष वर्ण कौन सा है। सबसे पहले समझिए कि घोष वर्ण को ही हम लोग बोलते हैं सघोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सघोष वर्ण कहते हैं। और अभी हम आपको क्या बताए थे कि सघोष वाला आ जाए तो तीसरा, चौथा या पांचवा, किसी वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जो होता है सघोष होता है या घोष होता है।
तो देख लीजिए 3 नंबर में कौन है, तो 3 नंबर में पहला ही है, ज मिल गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए ही राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 16 नंबर कि जिह्वा, जिह्वा का मतलब जीभ, जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जीभ के आधार पर स्वर जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप याद रखिएगा कि संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ दे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा 6। कहे कि समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। यदि कहता है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा विशेषण के 4 भेद होते हैं। कहे कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो वर्ण के 2 भेद होते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, यूपीएसआई ऑनलाइन एग्ज़ाम 2021 में पूछा हुआ है, वीडियो एग्ज़ाम 2016 में पूछा हुआ है, यही क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है, 2022 में पूछा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है कितना इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर। कह रहा है क्वेश्चन 17 नंबर कि हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम इनमें से किस वर्ण के बाद आता है। यानी कि जो ये आपका छ है किस वर्ण के बाद आता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है आपसे पूछा जा रहा है शब्दकोश के अनुसार पूछा जा रहा है। तो इस छ को हम आपको बताए थे कि ये छ जो बना हुआ है क हलंत धन स के मेल से क्या बना हुआ है, ये छ बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो छ आएगा क के बाद आएगा, किसके बाद आएगा, क के बाद आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी राइट आंसर हो जाएगा। और आप ध्यान रखिएगा ये जो छ है ये संयुक्त व्यंजन है। और ध्यान रखिएगा क वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ से हो जाएगा, ह का भी उच्चारण स्थान किससे, कंठ से होगा, छ का उच्चारण स्थान तालु से हो जाएगा, और ये वाले स का उच्चारण स्थान याद रखिएगा इसका उच्चारण स्थान जो होता है मूर्धा होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 नंबर कह रहा है कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है। तो ध्यान रखिएगा हिंदी में ध्वनि जो होती है 2 प्रकार की होती है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 18 का ए हो जाएगा। और आप याद रखिएगा ध्वनि को ही क्या बोलते हैं, वर्ण कहते हैं, ध्वनि को वर्ण कहते हैं। और कहा जाए कि मात्रा के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा मात्रा के आधार पर या ध्वनि के आधार पर चाहे वर्ण जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 19 नंबर 19 कह रहा है निम्न में दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर का मतलब होता है बड़ी मात्रा, निम्न में दीर्घ स्वर है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें जो है दीर्घ स्वर बड़ी ई है, ए भी है और ए भी है। तो ये आपका तीनों ऑप्शन जो होगा, ये तीनों ऑप्शन जो होना चाहिए आपका सही होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका बी सी और डी तीनों सही हो जाएगा। हो सकता है क्वेश्चन जो है मिसप्रिंट है, इसमें पूछना चाहिए कि कौन दीर्घ स्वर नहीं है, नहीं है पूछता तो एक आंसर होता, छोटी ई आपका हो जाता। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो आप याद रखेंगे कि मात्रा के आधार पर जो होते हैं स्वर के 2 भेद होते हैं। पहला जो है ह्रस्व स्वर होता है और दूसरा दीर्घ स्वर होता है। प्लुत स्वर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये संस्कृत में प्लुत स्वर का प्रयोग होता है, हिंदी में नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है। तो ओष्ठ वर्ण आपका हो जाएगा छोटा ऊ का उच्चारण स्थान जो होता है ओष्ठ से होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आ का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा, छोटी ई का तालु हो जाएगा, अ का भी क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 23 नंबर कह रहा है कि छोटी ई बड़ी ई और च छ ज झ य आदि का उच्चारण स्थान किससे होता है। तो आपको हम बता चुके हैं कि इसका उच्चारण स्थान जो होगा तालु से हो जाएगा। तो तालाब्य से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 24 नंबर देख लीजिए। 24 कह रहा है कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा।
जीभ के आधार पर, किसके आधार पर? जीभ के भाग के आधार पर जब वर्गीकरण किया जाता है तो इसमें से कौन नहीं आएगा? तो ध्यान रखिएगा, आपका अग्र स्वर तो आएगा, पश्च स्वर भी आएगा, मध्य स्वर भी आएगा, लेकिन विपरीत स्वर नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 25 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर का मतलब क्या होता है? यहाँ जो होता है इसका मतलब दो स्वरों के मेल से जो स्वर बनता है वही जो होता है संयुक्त स्वर होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें ए बड़ा ऊ है और ओ है, ये जो है चारों जो है आपका जो है संयुक्त स्वर का एग्जाम्पल होगा। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है जो संयुक्त स्वर नहीं है। तो देख लीजिएगा आप, इसमें चारों जो है आपका सही, चारों सही नहीं है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर चारों जो है आपका जो है संयुक्त स्वर है। ए भी संयुक्त स्वर है, ए भी है, बड़ा ऊ है और ओ भी है, क्योंकि ये चारों अक्षर जो हैं दो स्वरों के मेल से बने हुए हैं, दो स्वरों के मेल से बने हुए हैं। अगर यही रहता छोटी ई या छोटा ऊ रहता, चाहे और रहता, तो आपका उत्तर हो जाता कि ये सब संयुक्त स्वर ये नहीं है। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 26 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? यानी किसका उच्चारण जो होगा कंठ और तालु से होता है? तो ध्यान रखिएगा, कंठ और तालु से जो होगा आपका, तो ए का उच्चारण होगा और एक ठो होता है ए का उच्चारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है उनको कहते हैं। तो जब दुगुना समय लगेगा ह्रस्व स्वर से तो उसको हम लोग बोलते हैं गुरु स्वर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और गुरु स्वर को ही हम लोग क्या बोलते हैं जी? दीर्घ स्वर कहते हैं। और याद रखिएगा जो लघु स्वर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ह्रस्व स्वर कहते हैं। और आपको पता भी है कि जो लघु स्वर होता है उसकी संख्या कितना होता है? 4 होता है, जैसे अ, छोटी, छोटा ऊ और री होता है। और जो दीर्घ स्वर होता है, गुरु स्वर होता है, उसकी संख्या जो होता है 7 होता है। इसको अ, छोटी, छोटा ऊ और री को छोड़कर ये 7 हो जाएंगे। और प्लुस स्वर में सबसे अधिक क्या लगता है जी? उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 28 नंबर देख लीजिए। 28 भी बहुत बार पूछा हुआ है, 18, 18, 19 में पूछा हुआ है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है? तो अंतःस्थ व्यंजन अभी बताए थे आपको कि जो ल होगा अंतःस्थ के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंतःस्थ के अंतर्गत कितने व्यंजन? 4 व्यंजन, य, र, ल और व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का है कि उष्म व्यंजन कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, उष्म व्यंजन जो होते हैं कितने होते हैं? 4 होते हैं। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। तो देखिए इसमें से कौन मिल रहा है? तो आपको ह मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 30 नंबर। कह रहा है कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? महाप्राण का मतलब कि दूसरा और चौथा जो होता है महाप्राण होता है। तो ध्यान रखिएगा, दूसरा जो है महाप्राण है, ठीक है ना। और घ भी महाप्राण है, ये झ भी क्या है? महाप्राण है। तो ये पूछा था कि महाप्राण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं है, तो यही हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 का है कि अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष के लिए बताए थे 1 और 2, किसी वर्ण का पहला और दूसरा। तो देखिएगा इसके अतिरिक्त जो है याद रखेंगे तालव्य स, मूर्धन्य स और दंती स जो है अघोष वर्ण के अंतर्गत ही आते हैं। क्या याद रखना है? किसी भी वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण और तालव्य स, मूर्धन्य स और दंती स जो होते हैं अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इसलिए आप याद भी रखेंगे कि अघोष वर्ण की संख्या जो होती है कुल कितनी होती है? 13 होती है। तो अब जो है ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये देखिएगा आ रहा है, ये शो आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है आपका 32 नंबर देख लीजिए। 32 कह रहा है कि सघोष वर्ण कौन सा है?
बताए थे तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण जो होता है आपका सघोष के अंतर्गत होता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पर जो है ब जो है क्या है, तीसरा वर्ण है, तो ऑप्शन नंबर ये सी ही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्या कह रहा है कि व का उच्चारण स्थान है। ध्यान रखिएगा, व का उच्चारण स्थान जो होता है दांत और ओष्ठ दोनों से होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दंतोष्ठ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा, ल जो है आपका जो है पार्श्विक ध्वनि है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। और देखिए ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है, 2021 में भी पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 नंबर, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। तो ध्यान रखिए, अंग और अह जो है इसका समावेश स्वर में नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी होता है। और ये दोनों जो है अयोगवाह वर्ण है। कैसा वर्ण है, अयोगवाह वर्ण है। और कहे कि इसकी संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा 2 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम लोग बोलते हैं वर्णमाला, जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं, याद रखिएगा। और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे बोला जाए कि कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 52। कहे कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा स्पर्श व्यंजन की संख्या जो होती है 25 होती है। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा इसका संख्या 4 होता है। उस व्यंजन की संख्या भी कितना होता है, 4 होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 37 नंबर देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बाड़ाऊ किस प्रकार का स्वर है। बाड़ाऊ जो है किस प्रकार का स्वर है, तो याद रखिएगा ये जो होता है पश्च समृद्ध के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण कहलाता है। तो दूसरा और चौथा महाप्राण वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अल्पप्राण व्यंजन के लिए बताए थे 1, 3 और 5। किसी वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है अल्पप्राण का उदाहरण होता है। क्वेश्चन नंबर 39, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है। संबल जो होता है किस ध्वनि के अंतर्गत आएगा, तो आप ध्यान रखिएगा ये जो होता है संपृक्त ध्वनि होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो सबसे अधिक समय जो लगता है प्लुस स्वर के उच्चारण में लगता है, ऑप्शन नंबर डी, 3 मात्रा का समय लगता है। ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है। इसकी संख्या जो होती है कितना होता है, 4 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 41 नंबर, कह रहा है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो अभी बताए थे कि इसकी संख्या जो होती है 25 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, कह रहा है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, सार्थक लघुत्तम इकाई पूछा है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं शब्द कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ण बोलेंगे। मात्रा के आधार पर ध्वनि कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, या स्वर वर्ण भी 2 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43, स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो ए और ऐ का क्या हो जाएगा आपका, कंठ और तालु हो जाएगा। तो देख लीजिए कंठ तालु यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग बोलते हैं अयोगवाह वर्ण बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे अंग और अह जो होता है अयोगवाह वर्ण है, इसकी संख्या जो होती है 2 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है आपका 45 नंबर देख लीजिए, कह रहा है कि किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है, मतलब तालु से होता है। तो इसमें देख लीजिए झ का उच्चारण स्थान किससे, तालु से होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो गया।
46 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। तो देवनागरी की वर्ण ध्वनि जो है नहीं है पूछा है, दंतोष्ट है, मूर्धा ध्वनि भी है, कंठ ध्वनि भी है, ग्रीवा नहीं है। देवनागरी की नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर कह रहा है कि जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है। अभी 2 दिन बीपीएससी का हम जो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, 2 दिन पहले ही कराए हुए हैं, तो इससे हम लोग बोलते हैं वत्सर या व्यंजन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। किसके आधार पर, स्वर तंत्रियों के आधार पर। तो ध्यान रखिएगा स्वर तंत्रियों के आधार पर जो है व्यंजन को 2 भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 48 का बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 हिंदी शब्दकोश। हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है। तो ध्यान रखिएगा क के बाद जो है आपका व्यंजन दिखाई देगा छ। तो ऑप्शन नंबर जो होगा डी हो जाएगा। याद रखेंगे कि छ जो है आपका जो है संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। और छ तरह ज्ञ, ज्ञ भी क्या है आपका जो है संयुक्त व्यंजन है। याद रखिएगा जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, छ तरह ज्ञ और श्र। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 50 नंबर देख लीजिए। 50 नंबर कह रहा है कि प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। यानी कोई शब्द दिया है, उसकी वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अगर अलग अलग हम लोग दिखाते हैं, चाहे अलग अलग करते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं वर्ण विच्छेद कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। याद रखिएगा संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा दीर्घ स्वर की संख्या जो कितना होता है, 7 होता है, ठीक है ना। और छोटी, छोटा ऊ और री को छोड़कर बाकी सब क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आ भी दीर्घ स्वर है, ओ भी है, ए भी है और ए भी है। यानी कि चारों जो होगा आपका दीर्घ स्वर का क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मध्य स्वर कहते हैं। याद रखिएगा मध्य स्वर जो है इसमें एक ही दिख रहा है, अ को हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य स्वर हम लोग बोलते हैं। तो 52 का क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा अ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। छोटी का कहे तो आपका तालु हो जाएगा, और छोटा ऊ का कहे तो ओष्ठ हो जाएगा। बड़ी का भी आपका तालु हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 53 नंबर कह रहा है कि अर्ध विवृत स्वर है। तो इसमें जो है अर्ध विवृत स्वर कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ए। ये अर्ध विवृत स्वर के अंतर्गत आता है। यदि आपसे कहे कि ए और ए दोनों का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो याद रखिएगा कंठ तलाब्य से क्या होता है जी, इनका उच्चारण स्थान होता है, कंठ तलाब्य से होता है। आ का उच्चारण स्थान किससे होगा, कंठ से होगा। बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान किससे होगा, तो ओष्ठ से होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक का बटन तो बनता ही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।